हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम्स होना है उससे संबंधित जीके जीएस का यानी सामान्य अध्ययन से हम अगला सेट लाए हैं, जो कि इसमें हम लोग जीके जीएस के अलग अलग टॉपिक्स से यानी भूगोल, इतिहास, नागरिक सभी विषय से हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं, सभी को हम उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। पहला है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसमें से सबसे अधिक जो लंबी सीमा भारत की साझा होती है वह तो बांग्लादेश के साथ होती है, तो उसको हमें घटते हुए क्रम में सजाना है। तो इसमें सही उत्तर पता करना है। 4 देश से सीमा लगती है, वैसे तो सीमा 7 देशों से लगती है, लेकिन ऑप्शंस में हमारे 4 देश हैं। यहाँ पर जो है हमें बर्मा या अफ़गानिस्तान देश नहीं शामिल है और भूटान। तो ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से देखना है। सबसे अधिक जो सीमा लंबी सेट होती है वह बांग्लादेश के साथ होती है। तो अगर भारत के मैप को देखा जाए तो हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि जो सबसे अधिक लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद फिर चीन के साथ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ, और सबसे जो कम सीमा इन चारों देशों में सटती है वो नेपाल के साथ। क्योंकि नेपाल के साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत के जो राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम राज्य की सीमाएं सटती है। तो सबसे कम सीमा जो है वो नेपाल से इन चारों देशों में सटती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में क्षेत्रफल में छोटा है। तो भारत, अगर बात की जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये भारत छठा मतलब 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं। विश्व में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश है वह रूस है, और भारत की स्थिति 7वें नंबर पर है। तो कनाडा, चीन और ब्राज़ील ये भी भारत से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सूडान जो है वो भारत का यानी सूडान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से कम है। बाकी जो अन्य देश है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश है। हमारे स्क्रीन पर कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। वैसे जो वैश्विक रिपोर्ट पिछले साल आया था उसके मुताबिक जो है भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, लेकिन जो अभी चूंकि भारत में 2011 के बाद जनगणना हुए नहीं है तो हम लोग जो आंकड़ा तथ्यों के साथ रखेंगे वो 2011 के जनगणना के अनुसार रखेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। कितना परसेंट है? संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। यानी तीसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, अगर ध्यान से हम लोग भारत के मैप को देखेंगे तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और भारत को समझिए तो भौगोलिक हिसाब से 2 रूप में बांटती है। एक दक्षिण का भारत जो कर्क रेखा से नीचे का है, जिसको उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बनाती है, और एक उत्तर भारत जो कर्क रेखा से ऊपर है वो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र बनाती है। यानी उष्ण कटिबंध जहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगी, और शीतोष्ण कटिबंध जहाँ वर्ष में गर्मी भी पड़ेगी और सर्दी भी पड़ेगी। तो हमारे बिहार की स्थिति जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा से ऊपर की स्थिति है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार से हम लोग इसका ट्रिक बनाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इन सभी, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। कुल 8 राज्य हैं, उसमें से बिहार का पड़ोसी बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश कह रहे बंगाल, अब झारखंड भी उसमें शामिल है। तो नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? तो यहाँ जो है ये अगर ध्यान से देखा जाए तो बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात, इन तीनों राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत और चीन के बीच बफर स्टेट कौन सा देश कहलाता है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये तीनों स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते हैं। बफर स्टेट के रूप में जो जाना जाता है वह तिब्बत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत इसे स्वतंत्र स्टेट मानता है
है और चाइना इसे अपना आधिपत्य समझता है, तो इसलिए इसको जो है बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच तिब्बत जो है वह बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय के राज्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती है कुल कितनी है? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करने वाले कुल राज्यों की जो संख्या है वह 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के 17 राज्य हैं। मैप से इनको आइए समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखिएगा तो जो इधर के राज्य हैं हमारे गुजरात, उसके बाद जो है राजस्थान, पंजाब, फिर जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है यह पाकिस्तान से छूते हैं। उसके बाद फिर इधर जो है जम्मू कश्मीर का और कुछ उत्तराखंड का एरिया जो है वो चीन से छूता है। फिर उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम, ये सारा एरिया जो है यह पश्चिम बंगाल ये नेपाल से है। फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है, ये सारा एरिया जो है बांग्लादेश और म्यांमार से छूता है। तो कुल जो है 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती है। बिहार जो है वो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इस प्रकार 17 राज्य भारत के ऐसे हैं जो किसी न किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। बाकी जो राज्य हैं वो इधर नीचे के दक्षिण भारत के राज्य हैं वो सभी जो है वो महासागर से जुड़े हैं, इसलिए भारत का जो निचला हिस्सा है दक्षिण भारत का हिस्सा उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि भारत की जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गया है। यानी जो दक्षिण का स्टेट है जैसे तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये सारे राज्य जो हैं ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर जो है दिल्ली है, ये सारे राज्य जो हैं यह शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो अगर दोनों को, चूंकि पूरे अगर भारत की स्थिति की जलवायु की बात की जाए तो उष्ण और शीतोष्ण मिलाकर के उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 7वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाइड्रोपोनिक्स को किस नाम से, हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा कि हाइड्रोपोनिक्स का जो अर्थ है कि जल में जो पौधे को उगाने की जो वैज्ञानिक विधि है वो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। जल में पौधों के उगाने की जो वैज्ञानिक विधि है किस नाम से जाना जाता है? यह हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? जी, 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि सेरीकल्चर जो है 9वां का आंसर हो जाएगा डी कि रेशम के कीट को जो पालने की वैज्ञानिक विधि है वह सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीट को पालने की वैज्ञानिक विधि किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य सबसे अग्रणी है और अगर बिहार की बात की जाए तो भागलपुर जिला सबसे अग्रणी है रेशम के उत्पादन में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि एपी कल्चर एपी कल्चर क्या है? तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खियों का वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण करना एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का वैज्ञानिक ढंग से शहद के उत्पादन के लिए जो पालन पोषण होता है वह एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न को जब आप हमारे साथ याद रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि यह परीक्षा में अगर प्रश्न कहीं से भी आते हैं तो आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अंत में बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों का हल कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? लैगून झील कहते किसको है? तो समुद्र के किनारे जो समुद्र के पानी से जो झील निर्मित होता है वो मुख्य रूप से लैगून झील के नाम से जाना जाता है। समुद्र के किनारे कहाँ? समुद्र के पानी से जो झील निर्मित होता है वो किस नाम से जाना जाता है? लैगून झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सांभर झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो वो कहीं से समुद्र को
टच नहीं करता है। भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो गुजरात से ऊपर राजस्थान राज्य है, जो कहीं से यहाँ इधर राजस्थान राज्य यहाँ पर स्थित है, तो यह कहीं से समुद्र को टच नहीं करता है। तो जो सांभर झील राजस्थान में स्थित है वो लैगून झील नहीं होगा। बाकी ये बेमनाथ झील है या पुलिकट है या चिल्का झील है, यह लैगून झील होगा। और सबसे बड़ा जो लैगून झील है वो चिल्का झील के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका निर्माण कराया गया है वह है ऑप्शन नंबर डी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि यूपी के सोनभद्र में स्थित है और यह रिहंद बांध पर बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ झील है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा झील चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो अभी हम लोग पिछले चर्चा किए थे कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, यानी भारत का जो ये बनाया गया सबसे बड़ा झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो ये रिहंद बांध पर बनाया गया झील है। ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और फिर सत्य असत्य में उत्तर देना है कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियन प्लेट के जो कंजर्वेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि हिमालय एक वलित पर्वत है, तो यह भी कथन सही है, यानी कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियन प्लेट के कंजर्वेशन से हुआ है। दूसरा, हिमालय एक वलित पर्वत है, दोनों कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों इस प्रश्न के सही हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ये माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो है यह 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8,848 मीटर। गुरु शिखर यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो कि भारत राज्य में स्थित है। चूंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, तो कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची वह चोटी जो भारत में स्थित है उस रूप में जाना जाएगी। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा के अतिरिक्त जो भारत में पहाड़ स्थित है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 यानी काराकोरम श्रेणी का गाडविन आस्टीन जो है वह जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अभी हम बात किए हैं कि कंचनजंगा जो है यह भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के रूप में जानी जाती है, जो कि भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। सिक्किम जो है यह 3 ओर से 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है। तो इस प्रकार सिक्किम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमा लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हमें ढूंढना है। कथन है कि बनिहाल दर्रा को कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। सही बात है कि बनिहाल दर्रा जो है वह कश्मीर घाटी के द्वार के रूप में जाना जाता है। दर्रा कहते किसे हैं कि पहाड़ी के बीच जो प्राकृतिक रूप से पतले संकरे जो रास्ते होते हैं उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि जवाहर सुरंग जो जिला दर्रा पर निर्मित है, यह कथन गलत है। पीर पंजाल दर्रा को ही मुगल रोड से ही मुगल रोड गुजरता है। सही है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हेनसंग और फाहियान जो शिक्षा ग्रहण करने भारत की आए थे, तो ये जो हेनसंग और फाहियान भारत आए थे वो जिलेपला दर्रा से भारत आए थे। यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा जा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर प्रसिद्ध मानसरोवर की यात्रा की जाती है। मानसरोवर की यात्रा जो है वह किस दर्रे से होकर होती है। तो इस 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नीतीला दर्रा से होकर के जो है यह मानसरोवर की यात्रा की जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी हमें गलत कथन का ही चयन करना है। 20वां नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ शिलोंग पहाड़ पर अवस्थित है। सही जवाब है गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। सही है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कुमायूं हिमालय पर अवस्थित है, यह भी सही है। लेकिन नामचा बरवा जो है यह पंजाब हिमालय का मुख्य भाग है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पर्वतीय चोटी रक्कापोशी अवस्थित है। ये रक्कापोशी चोटी जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल यानी मिट्टी में जो नाइट्रोजन ये अवस्थित करती है वह दलहन की फसलें जो हैं, जो भी दलहन की फसलें हैं, चाहे वो मसूर हो, मटर हो, चना हो, तो इन सभी फसलों के जड़ में जो है वो पतले पतले गांठ बना होता है, जो उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में यानी वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, तो वो 78% नाइट्रोजन को वहाँ से ग्रहण कर और मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। तो मिट्टी में यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आलू, सूरजमुखी और सोरघम नहीं होगा। मटर का पौधा दलहन श्रेणी का पौधा है और इसके जो जड़ होंगे वो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, जो कि मिट्टी में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। अगला सवाल है 23 है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ए बी सी डी। तो विटामिन डी जो है वो हार्मोन के रूप में जाना जाता है, डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा और विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेटस होगा यानी हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम लोग को गाजर वगैरह का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी हमें खट्टे फल से मिल जाते हैं। विटामिन डी जो है हमें वह सूर्य के धूप से भी हमें प्राप्त हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? यानी रक्त का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर में रोग से लड़ने का कार्य करता है? तो वह है WBC यानी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स जो है, श्वेत रक्त कनिकाएं हिंदी में कहेंगे WBC वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का यानी प्रतिरोध करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्वसन से संबंधित बीमारी रही है, यानी श्वसन से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा ये बेड़ी बेड़ी तो विटामिन बी की कमी से होता है, या आर्थराइटिस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन्फ्लुएंजा जो है वह श्वसन से संबंधित प्रमुख बीमारी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने के लिए जब साबुन या बनाया जाता है तो उसमें अब ये वनस्पति जो तेल है इसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है, यानी इस 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भारतीय संविधान सभी से रिलेटेड प्रश्नों को इस सेट में कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारे शरीर में ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वह हमारे शरीर का अंग किडनी करता है, और अगर किडनी में किसी प्रकार की परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो फिर जो है डायलिसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है वह शरीर में ब्लड की जो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो की जाती है। अर्थात इसका 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है यह डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। अगला सवाल है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो जितने भी खट्टे फल है जैसे नींबू है, संतरा है, इन सभी में जो विटामिन पाए जाते हैं वह है विटामिन सी, यानी 28वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह का जो सामान्य नाम है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम्स किस विटामिन की वजह से होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि इंसुलिन की कमी, विटामिन कह रहा है कि किसकी कमी से डायबिटीज होती है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। और डायबिटीज को
ये करने के लिए जो है उसे कंट्रोल करने या उसे बराबर रखने के लिए हमें किसका, इंसुलिन का सेवन करना पड़ता है। अर्थात ऑप्शन नंबर, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का सेवन करते हैं, डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि दूरदृष्टि दोष, आँख में मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता। तो दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होंगे तो उसे किसमें कठिनाई होगी, तो आप कमेंट में इसे उत्तर बता सकते हैं हमसे पहले, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में कन्फ्यूज हम ये हो जाते हैं कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखती होगी, करीब की वस्तु दिखती होगी, लेकिन होता है इसके बिल्कुल उल्टा है, विपरीत ऐसा होता है कि 30वां का सही उत्तर बी हो जाएगा कि पास की वस्तु उसमें स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत होती है, दूर जो वस्तु स्थित होती है वो दिखती है लेकिन करीब की वस्तु नहीं दिखती है, तो इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है, करीब की वस्तु दिखती है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जब दोनों नहीं दिखती है तो उसको जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की जो अधिकतम है वो निर्वात में है यानी वैक्यूम में है, या फिर हम वायु में कह सकते हैं। तो वायु और निर्वात में लगभग एक जैसा माना गया है, लेकिन अगर फिर भी आए तो सबसे अधिक जो है वो निर्वात में है, और सबसे कम जो होती है प्रकाश की गति वह ठोस पदार्थ में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो ठोस पदार्थ है वो कांच है, अर्थात जो सबसे कम होगी प्रकाश की गति वह कांच में होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है सामान्यतः स्त्रियों की पिच जो है वह क्या होती है, तो स्त्रियों की जो पिच है वह सामान्यतः पुरुषों से हाई होती है, अधिक होती है, और इस कारण जो है आवाज़ जो है उनकी पतली होती है, यानी 32वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्री की जो पिच है वो अधिक होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बल किसका गुणनफल है, बल यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। यह हमें प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, एक्सीलरेशन त्वरण को कहते हैं। तो बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर बल होता है, अर्थात इस 33वां नंबर सवाल का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश और अदिश दो प्रकार की भौतिक राशियां होती है। सदिश उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो वो सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें केवल दिशा हो केवल परिमाण हो, दिशा का कोई जिक्र नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। जैसे अगर हम लोग बल लगाते हैं तो बल आगे पीछे ऊपर नीचे किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, और कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं उसका कुछ परिमाण होता है। उसी प्रकार वेग है तो किसी न किसी दिशा में जो वेग होता है, और किस ये से वेलोसिटी से वो गाड़ी चल रही कितना मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो उसका वो दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो वो सदिश है। लेकिन आयतन 1 लीटर 2 लीटर या 1 केजी 2 केजी होगा, उससे उसका दिशा की जानकारी नहीं होगी, तो यह सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य स्वाभाविक है कि वह 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे हल्का प्रश्न में आएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ के रूप में यानी सूखा बर्फ के रूप में जो जाना जाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रश्न आए हमारे स्क्रीन पर यह भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि सबकी तैयारी बेहतर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के जो जनक है वह है ये राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं, और इन्होंने जो है कई अन्य कार्य किए हैं जो कि इस वजह से इन्हें धार्मिक और भारतीय सामाजिक का जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। कब किया गया आत्मीय सभा का स्थापना? 1814। कहाँ किया गया?
कलकत्ता में, और ये कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल है 39 है कि सन 1825 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में कौन सी कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1825 में कलकत्ता में जो इनके द्वारा स्थापना किया गया था वह वेदांत कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता हैं वह हेनरी विवियन डरोजी हैं, ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है। हम मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।